स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पॉलिटिकल से संबंधित जो एक टॉप क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। और जो हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप सभी क्वेश्चन होंगे और बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमेशा से आप लोग देखते आ रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सभी लोग जुड़ जाइए हमारे इस यूट्यूब वीडियो में। और इस जो न्यू बैचिंग है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल से जितने भी क्वेश्चन हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो इस सभी लोग जुड़ जाइए हमारे इस न्यू बैचिंग। हमारा जैसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रभुता की एक विशेषता नहीं है। यानी संप्रभुता की बात की जा रही है, तो हमारा इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें हम अगर देखें तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी संप्रभुता का जो एक विशेषता नहीं है, फीचर नहीं है, वो है डिविजिबिलिटी। जो डिविजिबिलिटी है वो एक संप्रभुता की विशेषता नहीं है, क्योंकि प्रभु सत्ता या संप्रभुता यानी सोवरेनिटी राज्य का जो आवश्यक तत्व है, वो इसके अभाव में हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। संप्रभुता जो है राज्य की आत्मा यानी सोल ऑफ स्टेट के रूप में जाना जाता है। यानी राज्य की आत्मा अगर कही जाए तो किसे कहा जाता है? संप्रभुता को कहा जाता है। इनकी अगर विशेषताएं देखें तो यह सुनिश्चितता या पूर्णता होती है, अनन्यता होती है और स्थायित्व होता है और अविभाज्यता होती है, लेकिन विभाज्यता नहीं होती है। चलिए हम देखेंगे अब दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने रहेगा राजनीतिक। यानी क्वेश्चन है कि राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था। यानी राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था। तो राज्य शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो मैकैया वेली ने किया था। यानी कई राजनीतिक जो दार्शनिक थे उनका मानना था कि सर्वप्रथम मैकैया वेली ने आधुनिक अर्थों में राज्य शब्द का प्रयोग अपने लेखन में किया था, जो कि उनकी एक पुस्तक थी। और उनकी पुस्तक का नाम था द प्रिंस, जो कि 1532 ईस्वी में उन्होंने स्टेट शब्द का प्रयोग भू क्षेत्रीय यानी संप्रभु सरकार का वर्णन करने के लिए किया था। और सबसे पहले अपनी जो बुक थी द प्रिंस 1532 में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ग्रीक राज्यों के नागरिक माना जाता है, यानी निम्नलिखित में से किसको जो है ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा जो स्वतंत्र व्यक्ति के जो स्वामी थे उनको ग्रीक राज्य का एक स्वामी माना जाता था, क्योंकि उल्लेखनीय है कि नागरिकता की अवधारणा जो है वो ठीक नगर राज्यों से प्रारंभ हुई थी। और अरस्तु ने अपनी पहली जो पुस्तक थी वो थी पॉलिटिक्स, यानी अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के तीसरे भाग में राज्य तथा नागरिकता संबंधी विचार प्रकट किया था। चले अब हम देखते हैं इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जबकि यह आर्थिक समानता के साथ ना हो, यानी यह जो है वो किसका कथन है। तो राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है, इस बात का जो जिक्र किया था वो किया था एच जे लॉस्की। एच जे लॉस्की जो थे उन्होंने कहा था कि राजनीति समानता का कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ ना हो। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमने थोड़ा जूम कर दिया क्योंकि थोड़ा छोटा दिख रहा था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत किया गया, यानी इसमें ये कुछ कथन धारणा दी गई है और जिसमें कहा गया है कि इसमें से कौन गलत है। तो इसमें हम देखेंगे कि राज्य की बहुलवादी धारणा जो है मैकाइवर और लास्की का है, बिल्कुल ही करेक्ट है ये। राज्य की शक्ति की धारणा मैकियावेली ने दी है, ये भी बिल्कुल सही है। अराजकतावादी मार्क्स और बेंथम, ये गलत है, ये इन्होंने नहीं कहा है। यानी अराजकतावादी जो हैं वो थे, एक तो नाम था उनका विलियम गाडविन और प्रौधा जो थे, इन्होंने अराजकतावादी एक अपनी धारणा दी है। और सर्वसत्तावादी जो थे वो हैगल बेरी हार्डी थे। तो इसमें नहीं, यानी मैच नहीं कर रहा है, तो वो कर रहा है सी। क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है, यानी संसदीय सरकार के तहत देखें तो राज्य का प्रधान जो है वो कौन होता है।
तो इसके अनुसार हो जाएगा, एक जो संवैधानिक प्रधान होता है वो संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है। यानी संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान एक संवैधानिक प्रधान होता है। यदि राज्य स्तर देश स्तर पर देखा जाए तो प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, जबकि राज्य स्तर पर प्रमुख राज्यपाल होते हैं। जबकि वास्तविक प्रधान क्रमशः जो होते हैं वो प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन अगर इसका हम करेक्ट आंसर देखें तो वो बी नंबर हो जाएगा, निर्वाचित प्रतिनिधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें गांधी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल भूख हड़ताल इस्तेमाल किया था? यानी किसमें किया था? वो किया था अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल में। यानी इसका अगर राइट आंसर देखें तो सी नंबर हो जाएगा। यानी 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती से जुड़े जो तिनक काठिया प्रणाली के विरुद्ध किया गया था, और गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल 1918 ईस्वी में अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल में किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान में प्रिवी, प्रशेष और देशी राज्यों के विशेषाधिकारों का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26वें संशोधन। इसमें 26वें संशोधन, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। जो 26वां संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 1971 में, यानी 1971 में, और इसके द्वारा जो अनुच्छेद 291 तथा 362 को समाप्त किया गया था, जबकि अनुच्छेद 363 का को जोड़ा गया था। चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो किसने सम्मेलनों में भाग लिया था? वो लिया था बी आर अम्बेडकर, यानी भीमराव अंबेडकर ने तीनों में भाग लिया था। यानी सन 1930 से 1932 के मध्य भारत में संवैधानिक सुधारों के बारे में साइमन कमीशन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? यानी संवैधानिक अगर निकाय की बात करी जाए तो वो कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हमारा कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर, यानी जो नीति आयोग है वो एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। यानी नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका जो गठन है वो 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से हुआ था। यानी भारत प्रवर्तन संस्थान, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI है। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब संविधान का अनुच्छेद जो UPSC के सदस्यों को हटाने के बारे में विवरण देता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा रहेगा, यानी
हटाने की अगर बात करें तो वो 317 हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद जो यूपीएससी के सदस्यों को हटाने के बारे में एक विवरण देता है तो वो 317 देता है। भारत का राष्ट्रपति यानी किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यानी भारत का जो राष्ट्रपति है वो किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो वो निर्वाचित किया जाता है निर्वाचक मंडल के द्वारा। इसका कथन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी संविधान के अनुच्छेद 54 के अंतर्गत जो है निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची फर्स्ट तथा सेकंड इसका करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? यानी अगर हम देखें तो इसका करेक्ट हमारा कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। यानी पहले का बी यानी टीडीपी जो है वो आंध्र प्रदेश, उसके बाद टीएमसी जो है पश्चिम बंगाल, और फिर हम बात करते हैं डीएमके जो है हो जाएगा तमिलनाडु, और फिर बीजेडी की अगर बात करें वो हो जाएगा उड़ीसा। यदि इस प्रकार से हमारा कथन कौन सा सही है? एक सी नंबर हमारा कथन करेक्ट है। नोटा के मतदान में भारत की वोटिंग मशीन पहली बार कब पेश की गई? तो नोटा का अर्थ है इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ द एबव। नोट का प्रयोग भारत की मतदान प्रणाली में सर्वप्रथम 2008 और 9 में किया गया था। इसका हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? यानी अगर हम सूचना के अधिकार की अगर बात करें तो वो कब पारित किया गया था? क्वेश्चन हमारा यह है। तो सूचना का अधिकार जो कब पारित किया था? वो किया गया था सन 2005 में। यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है भारतीय संसद द्वारा 2005 में पारित कर एक कानून या भारत के सभी नागरिकों सरकारी पहलों या रिकॉर्ड सूचना देने को देखने तथा उसे प्राप्त करने का अधिकार है। 12 मई 2005 से पूरे देश में सिवाय जम्मू कश्मीर के लिए लागू कर दिया गया। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है? तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं 17 नंबर में पूछा गया कि मौलिक अधिकार नहीं है, तो वो संपत्ति के स्वामित्व एवं अधिग्रहण की स्वतंत्रता जो है वो भारत की संविधान के लिए लागू नहीं कर रहा है, यानी इस रूप में अलग किया गया। तो इसका कथन कौन सा हमारा? वो कथन है
1 नंबर। यानी इसका ऑप्शन नंबर हमारा अधिकार नहीं है, वो ए नंबर करेक्ट है, ये नहीं, सी गलत लग गया, ए नंबर इसका हमारा करेक्ट है। यानी संपत्ति का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 एक चाक तथा अनुच्छेद 31 के अंतर्गत मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था पहले, लेकिन किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया तथा अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत विधिक अधिकार के रूप में रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष को अपना इस्तीफा को संबोधित करना चाहिए। यानी लोकसभा के जो स्पीकर हैं उन्हें अपना इस्तीफा किसे संबोधित किया जाना चाहिए, तो वो करते हैं लोकसभा के उप सभापति यानी उपाध्यक्ष को जो है वो अपना इस्तीफा देते हैं। चलिए नेक्स्ट। राज्य की नीति निर्देशक तत्व द्वारा बैंक की सुविधा के आधार पर दे एक चेक की तरह है, यह कथन किसका है? यानी क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें तो इसका हमारा कथन जो है प्रोकेटी सहायिका है, जो कि अनुच्छेद 36 और 51 के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 4 नंबर। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करें, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। बजट के राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? यानी बजट के राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? वित्त आयोग, योजना आयोग, केंद्रीय वित्त और वित्त मंत्रालय द्वारा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम बजट की बात करें तो जो बजट है वो वित्त मंत्रालय करता है। कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट। किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है? किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाया जा सकता है और किसके द्वारा समाप्त कर दिया जा सकता है? तो इसका कथन है संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद। यानी इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा रहेगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया था? यानी किस कोर्ट में ये जो सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया था? तो वो गोलकनाथ बाद में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा की शक्ति पर सर्वप्रथम सवाल उठाया गया था और इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधित करने की शक्ति नहीं है। इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट।
किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई यह सम्मान। तो इसका तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, विधान संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा जाता है, यानी भारतीय क्वेश्चन क्या हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया। तो एक में भारत को जो कहा गया वो राज्यों का संघ कहा गया, यानी यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया। इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा है ए नंबर, राज्यों का संघ। एक क्वेश्चन रह रहा था, क्वेश्चन है दोहरी नागरिकता की प्रणाली इन जैसे देशों में प्रचलित है, यानी दोहरी नागरिकता जो प्रणाली है वो किन देशों में प्रचलित है। तो वो है स्विट्जरलैंड और अमेरिका में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट। एक ऐसे व्यक्ति को जिसे अवैध रूप में हिरासत में लिया गया है उसे मुक्त करने के लिए उच्च न्यायिक या निकाय द्वारा जारी किया जा सकता है, तो वो किसके द्वारा किया जा सकता है। तो इसका करंट आंसर होगा सी नंबर, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। 26 राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति जो है वो किसमें निहित होती है, यानी राज्य को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। ये कथन जो है किसका सही है, संसद। कहाँ पर होता है, ये संसद में होता है। यानी भारत के राष्ट्रपति है। ऑप्शन नंबर इसका हमारा ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन क्या है, राज्य बनाने और समाप्त करने की जो शक्ति की अगर बात कर रहे हैं तो वो होता है संसद में। कहाँ पर होती है, संसद में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ए नंबर जो है वो गलत है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत राज्य संसद राज्य सूची के भीतर की विषय कानून में बना सकती है। इसका कथन हमारा कौन सा करेक्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है बना सकती है, यह कथन जो यानी इसको आर्टिकल 249 में रखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान का वह खंड जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेवारी को बताता है, तो वो हमें कौन बताता है। जिम्मेवारी कौन बताता है, राज्य के निर्देशक तत्व, यानी ऑप्शन नंबर इसका हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग वर्ष किसके लिए किसने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। तो वो किया जाता है मात्र 5 वर्ष के लिए, यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा 5 नंबर। चलिए नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, यह किसमें कितने संशोधन में है। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो
44वें संशोधन जो है तो इसको हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्राक्कलन समिति में शामिल है, यानी केंद्रीय प्राक्कलन में सम्मिलित है। तो वो है लियाकत अली खान 1978 ईस्वी में, यानी कौन है, सॉरी इसमें संख्या पूछी गई है तो इसमें क्या हो जाएगा 30 सदस्य, कितने हो जाएंगे 30 सदस्य। इसका कथन है राइट, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1947 में बने नेहरू सरकार के कानून मंत्री कौन थे? तो जो कानून मंत्री थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान में 73वें और 74वें अधिनियमों और निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित किया गया है? यानी क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में 73वें और 74वें, यानी क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली या दल बदल की परंपरा जिसको किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया? जिसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा? इन 34 नंबर अगर हम देखें तो इसका हो जाएगा 10 यानी 11 और यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दल बदल की परंपरा किसके संशोधन समिति में किया गया है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52वें संविधान संशोधन, यानी भारतीय संविधान 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसके तहत इसको कहा गया। इसका कथन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी नंबर। इसका ऑप्शन नंबर हमारा है बी नंबर। चलिए नेक्स्ट, पीआईएल से जुड़े व्यक्ति जो होते हैं वो पीआईएल से जुड़े व्यक्ति कौन से होते हैं? तो वो है न्यायमूर्ति भगवती। कौन है? न्यायमूर्ति भगवती। ऑप्शन नंबर जो हमारा करेक्ट हो जाएगा ए नंबर। इसमें हमें मैच करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से, और देखते हैं इसमें क्या आता है। तो शासन का कार्य नहीं है, कार्य पूछा गया है तो वो कानून व्यवस्था एवं रखरखाव का जो है वो काम नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट यानी सही है वो है 3 नंबर, यानी 14वां जो है अस्पृश्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी अस्पृश्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पी
एक मिनट। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की सिंचित निधि राज्यों को अनुदान देता है, यानी किसकी सिफारिशों पर देता है? तो 38 के लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मेरा बी नंबर, यानी वित्त आयोग द्वारा। केंद्र सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत की सिंचित निधि से राज्यों को अनुदान देता है और संविधान के अनुच्छेद 272 के तहत केंद्र राज्यों को अनुदान किए जाने का प्रावधान किया गया, यानी इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, यानी बी वित्त आयोग। चलिए नेक्स्ट। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग करता है, कौन करता है? भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? एक मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा 39 का हो जाएगा, डी नंबर, यानी उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट जो है जुडिशियल रिव्यू करते हैं इसका, जो कि अगर देखें संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। देखते हैं सूची फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए संकेतों को सही उत्तर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण लेख और निषेध। इसका हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर की पहचान करना है, तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसके जो हमें आंसर नहीं दिए गए हैं। एक सेकेंड। संकेत जो हमारे 40 नंबर के लिए ये है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर का मतलब है पहले का डी, यानी अगर हम पहले का डी और दूसरे का सी और तीसरे की अगर हम बात करें तो परमादेश के लिए हो जाएगा बी नंबर, यानी हम आदेश देते हैं। और चौथे की बात करें, आपको शरीर प्रस्तुत होना पड़ सकता है प्रत्यक्ष बनने का, ए नंबर। ए नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 के लिए, और 41 में हमारा क्वेश्चन आता है, इसके भी जो क्वेश्चन आंसर हैं वो इस प्रकार से होंगे। एक मिनट। चलिए इसका देखते हैं हम 41 के लिए, और 41 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी अगर हम देखें
कि अनुच्छेद जो 356 है किससे संबंधित है? अनुच्छेद 356 है राज्य आपातकाल से। किससे संबंधित है? राज्य आपातकाल से। और अगर हम देखें कि 352 जो है वो किससे संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो वो है हमारा सी नंबर यानी राष्ट्रीय आपातकाल से। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल से। और अगर हम देखें 3 नंबर में तो 360 है जो है वो किससे संबंधित है? बी नंबर हो जाएगा वित्तीय आपातकाल से। और 315 है संघ लोक सेवा आयोग से, यानी ए नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर से देखते हैं 356 किससे संबंधित है? राज्य आपातकाल से। 352 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल से। 360 वित्तीय आपातकाल से। 315 संघ लोक सेवा आयोग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 42 नंबर, जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में को क्या कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब क्या कहा गया था कि यानी संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस बात को कहा गया था, जो कि 42 में संविधान संशोधन एक अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। उसमें बोला गया कि पंथ निरपेक्ष एवं समाजवादी शब्द को भी इसमें जोड़ दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं, यानी क्या कर सकते हैं? लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लोकसभा की अवधि समाप्त होने पर चुनाव के लिए आदेश दे सकते हैं, संसद द्वारा पारित बिलों की जो है बिलों की सहमति दे सकते हैं, या संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर सकते हैं। यानी अगर हम इसमें कहें तो जो राष्ट्रपति जी हैं वो लोकसभा को भंग कर सकती है, ये बिल्कुल सही है। लोकसभा की अवधि समाप्त होने पर चुनाव के लिए आदेश देते हैं, ये गलत है, ये नहीं कर सकते। तीसरा, ये संसद द्वारा वित्त वालों को सहमति दे सकते हैं और संसद के संयुक्त पत्र को संबोधित कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। यानी संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को जो है वो संसद का सत्र बुलाने और सत्रावासन करने तथा लोकसभा को भंग करने की शक्ति अनुच्छेद 111 के अंतर्गत वह संसद द्वारा पारित बिलों को सहमति देते हैं। और अनुच्छेद 86 और 87 के तहत राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा, प्रधानमंत्री या भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है तो वो बढ़ाया जा सकता है संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा। यानी अब आर्टिकल 138 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि की शक्ति संसद को दी गई है। इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। 45 के लिए देखेंगे। बैठक हेतु विधानसभा के लिए गणपूर्ति होगी, यानी बैठक हेतु विधानसभा के लिए गणपूर्ति होगी तो वो होगी, यानी संविधान अनुच्छेद 189 के अनुसार देखें तो विधानसभा की बैठक हेतु आवश्यक गणपूर्ति जो है वो सदन के कुल सदस्यों का 1/10 भाग, यानी किंतु यह संख्या 10 से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इसकी गणपूर्ति के लिए सदस्यों की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग या 10 में से जो अधिक हो उतने होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर। वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कर सकते हैं, यानी वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? न्यायाधीशों को छोड़कर सभी सिविल सेवकों के वेतन को कम, ये गलत है। न्यायाधीशों सहित सिविल सेवकों के वेतन को कम, यानी इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। यानी संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया। इसके अनुसार वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति संघ तथा राज्यों की सेवाओं के सदस्यों
तथा उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन में कमी करने का निर्देश दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आता है, संविधान का अनुच्छेद 370 संबंध किससे रखता है? जैसा कि हम बार बार आपको बता चुके हैं, जो 370 है वो हमारा किससे संबंधित है? एक जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे से है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 2019 में 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को जो है वो समाप्त कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फिलोसफी ऑफ राइट द्वारा, यानी पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? द फिलोसफी ऑफ राइट किसके द्वारा लिखी गई है? वो हेगल द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? हेगल द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ पर हमारे कौन से हो जाएंगे? हेगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट तथा सेकंड को मिलान करना है इसमें, तो इसमें हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? अगर हम बात करें जैसे अरस्तु, अरस्तु की पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स, इन्होंने दिया था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, यानी 3 का डी, और फर्स्ट का बी। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और प्लेटो की जो पुस्तक का नाम है वो है रिपब्लिक, और हेराल्डस्की का है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर, मार्क्स के अनुसार राज्य है दिव्य संस्था, वर्ग शोषण के लिए संस्था, एक सकारात्मक अच्छाई, या एक स्थायी। इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है कि वर्ग शोषण के लिए संस्था। मार्क्स के अनुसार जो राज्य है वो एक वर्ग शोषण, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? हॉब्स प्रतिशतात्मक, अरस्तु राजनीति, रूसो सामाजिक अनुबंध, मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी घोषणा पत्र। इसका हमारा ये पूछा गया है कि इसमें कौन सा सही नहीं है, तो जो हॉब्स है वो गलत है। हॉब्स जो है, यानी अगर पितृसत्तात्मक देखें तो वो है हेनरी मैन। कौन है? हेनरी मैन है। और हॉब्स जो वो थे सामाजिक समझौते के लिए थे। तो इसका करेक्ट आंसर, यानी इसके अनुसार देखें क्वेश्चन के अनुसार, तो ए नंबर हो जाएगा। लेकिन जो पितृसत्तात्मक है वो है कौन है? हेनरी। कौन है? हेनरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौटिल्य ने अपने राजमंडल में विजयगिसु का राजा के रूप में उल्लेख किया था, यानी विजयगिसु के राजा के रूप में उल्लेख किया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया था, तो ये किसके रूप में किया था? वो कहा था कि जो विजेता होगा। विजयगिसु का मतलब है जो विजेता होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 53 के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्क्सवाद से संबंधित है? मार्क्सवाद से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, यानी अधिशेष मूल सिद्धांत। इसका करेक्ट कौन सा होगा? अधिशेष मूल सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अरस्तु को वरीयता दी जाती है, तो वो पॉलिटी से संबंधित, यानी पॉलिटिकल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और इसमें देखेंगे कि हमारा कौन सा करेक्ट है। केनी सूची फर्स्ट तथा सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए, इसमें हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा। पहले का बी, यानी प्लेटो ने जो है वो रिपब्लिक लिखी हुई है, और बेंथम ने जो लिखी है वो प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और लॉस्की की जो है वो है हमारी ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, और जे.एस. मिल की जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रूसो के जनरल बिल की विशेषताएं थी। जनरल बिल की जो विशेषताएं थी वो कौन सी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा सी नंबर, यानी 1, 2, 3, यानी यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है, और यह एक स्थायी भी है, यह व्यक्तिगत नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो सम्मेलन का मुद्दा किससे संबंधित था, यानी क्योटो जो था इसका मुद्दा किससे संबंधित था, वो था जलवायु परिवर्तन से। यानी 1997 में क्योटो शहर में जो है एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। यूएनए के वर्तमान महासचिव कहाँ से थे, जो यूएनए के वर्तमान महासचिव थे वो कहाँ से थे, वो थे पुर्तगाल से, यानी 8वें महासचिव बान की मून ने 2007 से 16 के यूएनए महासचिव रहे, और यह उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ का 9वां महासचिव चुना था 1 जनवरी 2017 को, जो कि पुर्तगाल से थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 59, निम्नलिखित में से कौन सी फांसीवादी की एक विशेषता नहीं है, तो इसमें से हमारी जो फांसीवाद की विशेषता है वो व्यक्तिगत में विश्वास नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर इसका हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ये इसका विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से नेताओं का कौन सा समूह गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए जिम्मेदार है, तो इसमें कौन सा गुट जिम्मेदार है हमारे, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी अगर हम देखें नेहरू, नासिर और टीटू जो थे वो इस गुट के लिए जिम्मेदार हैं, जो कि गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम की स्थापना 1961 में भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मिस्र के राष्ट्रपति नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टीटो के विशेष प्रयास से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो शिमला समझौते पर जो हस्ताक्षर किए गए थे 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद भारत के शिमला पर एक समझौता किया गया था, वो किया गया था इंदिरा गांधी और जे.डी. भुट्टो द्वारा, यानी इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा बी नंबर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो हमारा कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सॉरी तो इसका जो यूनेस्को है का मुख्यालय जो है वो पेरिस में, यानी 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, तो इसका कथन है ए नंबर। इसके बाद हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन आता है कि यूएन सुरक्षा परिषद में वीटो जो विशेषाधिकार है, वीटो क्या चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीटो। यूएनओ सुरक्षा परिषद में वीटो जो है विशेषाधिकार है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा है डी नंबर, यानी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों द्वारा नकारात्मक वोट कार्य प्रणाली, इसका करेक्ट हो जाएगा डी नंबर। वीटो जो पावर है, वीटो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है मैं निषेध करता हूँ, मैं निषेध करता हूँ, अतः एक निषेधात्मक विशेषाधिकार है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी 5 सदस्य
यानी स्थायी सदस्यों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस एवं चीन को वीटो शक्ति प्राप्त है। जिन देशों को यह विशेषाधिकार प्राप्त होता है वह किसी भी प्रस्ताव को रोक सकता है, चाहे उसके पक्ष में कितने भी वोट पड़े। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों द्वारा नकारात्मक वोट की कार्यप्रणाली है। यानी यूएन सुरक्षा परिषद में वीटो एक विशेषाधिकार है, जिसका अर्थ होता है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों द्वारा नकारात्मक वोट की कार्यप्रणाली। और वीटो जो है वो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है मैं निषेध करता हूं। इस प्रकार से इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और हम कल मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।